नमस्कार, मैं डॉक्टर अल्पना पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, मैंने आपको आपका फर्स्ट पेपर की यूनिट 1 में यूके के संविधान की विशेषताएं बताई थी, जिसमें मैंने पहली विशेषता बताई थी आपको कि ब्रिटेन का संविधान जो है वो निर्मित नहीं है। ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान है। ब्रिटेन के जिस संविधान को हम आज देख रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं, वो एक क्रमबद्ध विकास का परिणाम है, क्रमोत्तर विकास का परिणाम है। वर्तमान समय में ब्रिटेन का जो लोकतंत्र है वो राजतंत्र से कैसे परिवर्तित हुआ, ब्रिटेन में जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनका स्वरूप पहले कैसा था, इन सब के बारे में भी हमें जानना आवश्यक है। तो आज मैं उसी की चर्चा करूंगी और बाद में आपको उससे संबंधित एक असाइनमेंट भी दूंगी। देखिए बच्चों, ब्रिटिश संविधान निरंतर विकास का परिणाम है, इसीलिए इसको विकसित संविधान कहा जाता है। विकसित है इसलिए क्योंकि इसका निर्माण किसी संविधान सभा ने नहीं किया, धीरे धीरे एक निश्चित आबाद गति से इसका विकास हुआ, जिसकी जड़ें हम इसके इतिहास में देख सकते हैं। ब्रिटिश संविधान को यदि हम इसके विकास को देखें तो मोटे मोटे 6 चरणों में बांटते हैं। सबसे पहला जो इसका काल है वो है एंग्लो सैक्सन काल। 5वीं शताब्दी में एंग्लो सैक्सन लोगों ने ब्रिटिश संविधान की नींव रखी। इस युग में राजतंत्र और स्थानीय स्वशासन की नींव पड़ी। राजतंत्र आरंभ में जो राजतंत्र का स्वरूप था वो वंशानुगत नहीं था, अपितु राजा को जो है चयनित किया जाता था एक सभा के द्वारा। राजा को जो सभा चयन करती थी राजा का, उसे विजनिट मार्ट अर्थात बुद्धिमानों की सभा कहा जाता था, जिसमें गणमान्य लोग शामिल होते थे। विजनिट मार्ट एक प्रभावी संस्था थी जो राजा पर नियंत्रण भी करती थी और राजा को उचित और अनुचित के बारे में समय समय पर आगाह करती थी। इसीलिए यहाँ पर एक सीमित या वैधानिक राजतंत्र का सूत्रपात हुआ, अर्थात राजतंत्र तो विकसित हुआ किंतु राजतंत्र पर नियंत्रण करने वाली एक संस्था विजनिट मार्ट थी। इसलिए इसका जो कह सकते हैं हम कि वहाँ पर एक सीमित या वैधानिक राजतंत्र का सूत्रपात हुआ। कब? एंग्लो सैक्सन काल में। दूसरी बात मैंने बताई कि स्थानीय स्वशासन भी इसी समय विकसित हुआ। इस काल में स्थानीय स्वशासन जो है उसकी नींव भी पड़ी। गांव की जनता एकत्र होकर अपने विचार, आपसी विचार से अपने मसलों को सुलझाती थी। अंग्रेजों ने इसी समय से नागरिक कर्तव्य और नागरिक दायित्व के बारे में सीखा। तो दूसरा जो काल है, पहला काल एंग्लो सैक्सन काल, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक तरीके से सीमित राजतंत्र की नींव पड़ी और एक स्थानीय स्वशासन की भावना यहाँ विकसित हुई। दूसरा जो है वो है नॉर्मन काल। नॉर्मन काल जो है, देखिए, सन 1066 में नॉर्मन देश के विलियम ऑफ नॉर्मंडी ने ब्रिटेन पर विजय प्राप्त कर ली और नॉर्मन राजाओं ने यहाँ पर शासन की स्थापना की। इस शासन में राजाओं ने जो पुरानी संस्थाएं चली आ रही थीं, इन संस्थाओं को समाप्त नहीं किया, बल्कि इन संस्थाओं में आवश्यक परिवर्तन करके उनको केंद्रीकृत रूप दिया। ब्रिटेन में कोई भी संस्था समाप्त नहीं होती, बल्कि उसमें आवश्यक परिवर्तन कर दिया जाता है। इसीलिए ब्रिटेन जो है वो संयोग और विवेक की संतान कहा गया है। दूसरा जो चीज़ नॉर्मन काल में आई वो है मैग्नम कॉन्सिलियम और क्यूरिया रेजिस। मैग्नम कॉन्सिलियम जो है और क्यूरिया रेजिस जो है वो आगे चलकर आपका मंत्रिमंडल और आपके प्रिवी काउंसिल्स बनी। अब विलियम ऑफ नॉर्मंडी, उन्होंने विजन मार्ट के स्थान पर मैग्नम कॉन्सिलियम की स्थापना की। इस समिति का कार्य था राजस्व की वसूली करना और उसका हिसाब किताब रखना।
इसी समय एक और लघु परिषद बनी जो थी क्यूरिया रेजिस। क्यूरिया रेजिस जब मैग्नम कॉन्सिलियम काम नहीं करती थी तो क्यूरिया रेजिस उस समय काम करती थी। कालांतर में मैग्नम कॉन्सिलियम से ब्रिटिश संसद बनी और क्यूरिया रेजिस से प्रिवी काउंसिल व मंत्रिमंडल का जन्म हुआ। तो देखिए, आज जो संसद हम देखते हैं या आज जो मंत्रिमंडल हम देखते हैं वो पुराने समय में भी थी, लेकिन उसका नाम जो है वो अलग था। किंतु यही संस्था उत्तरोत्तर विकसित हुई। विकसित संविधान की जब मैं बात कर रही हूँ कि ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान है, इसका तात्पर्य यही है कि जो प्रारंभिक संस्थाएं थीं वो आज भी मौजूद हैं। उनके नाम बदल दिए गए हैं, उनका काम थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा सीमित कर दिया गया है। इसी समय मैग्ना कार्टा आया। मैग्ना कार्टा देखिए ब्रिटेन के संविधान इतिहास में एक महत्वपूर्ण विशेषता है। मैंने आपको जब ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं के बारे में बताया था तो एक विशेषता ये भी बताई थी कि ब्रिटेन का संविधान विश्व का एक ऐसा संविधान है जो अलिखित है, अर्थात किसी निश्चित समय पर निश्चित संस्था के द्वारा इसे लिखा नहीं गया है, बल्कि ये धीरे धीरे अपने आप अभिसमय और परंपराओं के आधार पर विकसित हो गया। लेकिन ब्रिटेन के संविधान का कुछ भाग लिखित भी है, जिसमें से मैग्ना कार्टा 1215 एक भाग है। अब मैग्ना कार्टा क्या है? देखिए, हेनरी द्वितीय के कुशल संचालन के बाद उसके जो उत्तराधिकारी आए, रिचर्ड्स, जॉन आदि ने गलत नीतियों को अपनाया। गलत नीतियों के फलस्वरूप असंतोष पैदा हुआ और असंतोष ने गृह युद्ध जैसी स्थिति को भी जन्म दे दिया। इस गृह युद्ध की स्थिति से बचने के लिए अंततः राजा को, जॉन को 1215 में बैरन्स की मांगों को मानना पड़ा और इस 1215 में जो मांग पत्र माना गया इसे मैग्ना कार्टा 1215 अर्थात महान अधिकार पत्र कहा जाता है। ये अधिकार पत्र ब्रिटेन के इतिहास का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रलेख है। इस प्रलेख के द्वारा ये निश्चित हुआ कि राजा महान परिषद की आज्ञा के बिना कोई भी कर नहीं लगाएगा और इस अधिकार पत्र से ब्रिटेन में सीमित राजतंत्र की नींव पड़ी, अर्थात राजतंत्र बहुत ज़्यादा असीमित या अमर्यादित नहीं हो पाया। इसी समय संसद का उदय हुआ। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि मैग्नम कॉन्सिलियम को बाद में ब्रिटिश संसद में परिवर्तित हुई। मैग्नम कॉन्सिलियम को ब्रिटिश संसद का हम प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। सन 1295 में एडवर्ड प्रथम ने युद्ध के संचालन हेतु धन आपूर्ति करने के लिए एक मॉडल पार्लियामेंट बुलाई। इस पार्लियामेंट में जो सदस्य शामिल हुए उन सदस्यों के 3 मुख्य ग्रुप थे। एक था बैरन, एक था कैलर्जी और एक था नाइट्स। चूँकि बैरन और कैलर्जी के हित समान थे तो वो एक संगठन हो गए और नाइट्स जो है वो एक संगठन हो गया। बैरन और कैलर्जी जो थे वो लॉर्ड सभा यानी द्वितीय सदन बन गए और नाइट्स ने आगे चलकर कॉमन सभा बनी। तो वर्तमान समय में हम ब्रिटिश संसद के 2 सदन देखते हैं, एक कॉमन सभा या प्रतिनिधि सदन या निम्न सदन, एक लॉर्ड सभा यानी द्वितीय सदन या उच्च सदन। तो आज की कॉमन सभा, आज की लॉर्ड सभा पुराने समय में जो कैलर्जी, बैरन्स और नाइट्स के संगठन थे वही कालांतर में लॉर्ड सभा और कॉमन सभा में परिवर्तित हुई। तीसरा जो काल है वो है प्लांटेगेंट व लैंकास्ट्रियन वंशों का काल। इस समय संसद ज़्यादा शक्तिशाली हो गई और राजा की शक्तियाँ सीमित हो गई। चौथा ट्यूडर काल है। इस काल में संसद का महत्व वापस थोड़ा कम हुआ क्योंकि राजाओं ने काफ़ी पर्याप्त मात्रा में धन और संसाधन इकट्ठे कर लिए थे और उन्हें संसद
की सभा बुलाने की बार बार आवश्यकता नहीं पड़ रही थी। इस काल में राजकीय शक्तियाँ पोप के नियंत्रण से भी मुक्त हो गई थी। तो कुल मिलाकर संसद जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर हुई बनस्पत पुराने समय के। पांचवा जो काल है वो महत्वपूर्ण काल है, जिसे स्टुअर्ट काल कहा जाता है। इस काल में राजा और संसद एक दूसरे के विरोधी रहे। अंत में संसद जो है वो विजयी हुई और राजा की बजाय ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र जो है वो ज़्यादा विकसित होने लगा। इसी समय कैबिनेट का उदय हुआ। प्रीवी काउंसिल एक बड़ी संस्था बन गई, जो पहले क्या थी, क्यूरिया रेजिस। इसीलिए चार्ल्स द्वितीय ने 1667 में एक महत्वपूर्ण समिति बनाई, जिसके 5 सदस्य थे। इसे कबाल नाम दिया गया, क्योंकि जो 5 सदस्य थे उनका नाम का आरंभिक अक्षर CABAL से शुरू हुआ था, CABAL। बाद में यही जो कबाल है ये मंत्रिमंडल में बदल गई। छठा जो काल है वो है हैनोवर काल। हैनोवर काल से ही संसदीय लोकतंत्र का प्रारंभ हुआ, जिसने 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक पूर्णता हासिल कर ली। प्रधानमंत्री का पद यहीं से विकसित हुआ। आरंभ में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता राजा करता था, किंतु जॉर्ज राजाओं को अंग्रेजी नहीं आने की वजह से वो संसद की बैठकों में भाग नहीं लेते थे, अपितु अपने द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति को वो संसद की बैठकों में भाग लेने के लिए भेज देते थे। जॉर्ज राजा ने रॉबर्ट वॉलपोल को, जो कि एक प्रभावशाली नेता थे, एक परामर्शदाता के रूप में संसद में अपना प्रतिनिधित्व करने के रूप में चुना। यही रॉबर्ट वॉलपोल जो है वो संसद की बैठकों का प्रतिनिधित्व करते थे, जिन्हें बाद में प्रधानमंत्री कहा गया। तो एक अर्थ में हम कहें तो ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल थे। यहीं इसी समय जो काल है, यहाँ राजनीतिक दलों का उदय हुआ। 18वीं और 19वीं शताब्दी में मंत्रिमंडलीय प्रणाली के विकास के साथ साथ राजनीतिक दलों का भी विकास हुआ। कॉमन सभा का प्रजातंत्रीकरण हुआ। 1832 में सुधार कानून के द्वारा धीरे धीरे मताधिकार में विस्तार किया जाने लगा। चरणबद्ध तरीके से अलग अलग लोगों को मताधिकार देने का अधिकार प्रदान किया गया और अंततः 1928 में वयस्क मताधिकार का प्रचलन हुआ। इस तरीके से ब्रिटेन की जो वर्तमान संस्थाएं हैं वो एक विकास का परिणाम है। एक निश्चित समय अवधि पर निश्चित संस्था के द्वारा बनाई गई संस्थाएं नहीं हैं। इसीलिए विद्वानों ने ब्रिटेन को विवेक और संयोग की संतान कहा है। धन्यवाद।